हेलो एवरीवन, दिस इज उज्जवल पीयूष एंड आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल केमिस्ट्री विद उज्जवल पीयूष पे। है ना। तो पीरियोडिक टेबल में आज लेक्चर 2 है जिसमें हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। लास्ट क्लास अगर आप लोगों ने किया होगा तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है निमोनिक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, मतलब पूरा पीरियोडिक टेबल चाहे एस पी डी और एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो सभी हम लिखने का तरीका हमने जाना था लास्ट क्लास में। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। आई होप आपने पुराना लेक्चर रिवाइज कर लिया होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हर बार कहता हूं कि कॉपी और कलम लेकर के बैठी। हालांकि आपको सारा नोट्स जो हैंड रिटन नोट्स है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, केमिस्ट्री विद उज्जवल पीयूष पे मिल जाएगा आपको, है ना, जो आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा मैं उसका लिंक, जहां पर आप नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। कॉपी निकाल लीजिए फटाफट से। और हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट में हम लोग देखेंगे, देखो बेटा, पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन रहा है, बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है। हालांकि हम लोग आज के ज़माने में सिर्फ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जानते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ते हैं और उससे ही रिलेटेड सारी चीज़ें आगे हम लोग, चाहे रेडियस वगैरह जो भी है वो हम उससे रिलेटेड हम लोग पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से रिलेटेड पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सीधा ही हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर पहुंच गए। उससे पहले बहुत सारे लोगों ने कोशिश की और उनके कंट्रीब्यूशन को भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन, जब एलिमेंट्स भी उतने ज्यादा डिस्कवर नहीं हुए थे, है ना। अर्लियर मैं मेंडलीव की अगर बात करूं तो मेंडलीव तक 63 एलिमेंट्स ही डिस्कवर हुए थे। मेंडलीव तक कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे? 63 एलिमेंट्स। यानी उससे पहले के जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उस समय एलिमेंट्स और भी कम हुए होंगे, है ना। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन किनका था? सबसे पहला क्लासिफिकेशन लेवोजियर का था और लेवोजियर ने क्लासिफाई किया था एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स में। लेवोजियर ने किसमें क्लासिफाई किया था? मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्लासिफिकेशन दिया था। तो एक बार हम लोग प्रॉपर्टीज जान जाते हैं। हालांकि 9th में हम लोग ये प्रॉपर्टी जानते हैं कि मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी है। तो मेटल्स क्या होते हैं? सोनोरस होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं बेटा? मेटल्स सोनोरस होते हैं। सोनोरस का मतलब क्या हुआ? सोनोरस का मतलब आवाज आती है मेटल से। नॉन मेटल्स में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है ना। मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं पर ब्रिटल नहीं होते। मेटल्स आर हार्ड बट नॉट ब्रिटल। और नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं और ब्रिटल होते हैं, है कि नहीं। मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं बेटा? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर माने जाते हैं। नॉन मेटल्स की अगर बात करें तो जनरली वो गुड कंडक्टर नहीं होते हैं। किसके? हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। हालांकि एग्जाम्पल है, एक्सेप्शंस है जो कि हमें जानना जरूरी है। जैसे अगर मैं बात करूं ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का एलोट्रॉप है। कार्बन क्या है? नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। डायमंड, अगेन इट इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन और डायमंड क्या करता है? डायमंड हीट को कंडक्ट करता है। तो डिस्पाइट बीइंग क्या, नॉन मेटल्स, ग्रेफाइट और डायमंड एक्सेप्शन है आपके हीट और इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, डायमंड आपका हीट को कंडक्ट करता है। ठीक है। मेटल्स लश्चरस होते हैं, लश्चरस मतलब चमकदार होते हैं। नॉन मेटल्स नॉन लश्चरस होते हैं, है ना। और मेटल्स की जनरल टेंडेंसी क्या होती है? मेटल की जनरल टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। मेटल्स की जनरल टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। और नॉन मेटल्स की जनरल टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं, जैसे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये बनाया, है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम इज अ मेटल। उसी तरह अगर नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल जैसे मान लीजिए आप क्लोरीन ले लीजिए, तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो क्या बनाया? Cl माइनस। तो नॉन मेटल हैव जनरल टेंडेंसी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन, मेटल्स हैव जनरल टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन। अब ये क्लासिफिकेशन जो लेवोजियर का था वो क्या हुआ? समय के साथ डिस्कार्ड कर दिया गया। क्यों ऐसा? क्योंकि समय के साथ, अभी तक वो चाह रहे थे कि सिर्फ आपके पास एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल्स और नॉन मेटल्स हों, लेकिन ऐसा था नहीं। क्या हुआ? आपके पास मेटलॉइड्स की जैसी डिस्कवरी हुई, मेटलॉइड्स जैसे पाए गए जिनके पास दोनों की तरह प्रॉपर्टी होती है। जैसे ही मेटलॉइड डिस्कवर हुआ ये क्लासिफिकेशन को रिजेक्ट करना पड़ा। जैसे ही मेटलॉइड डिस्कवर हुआ इस क्लासिफिकेशन को क्या करना पड़ा? रिजेक्ट करना पड़ा, क्योंकि वो मेटलॉइड का स्पेस नहीं दे पाए, वो अपने पीरियोडिक टेबल में मेटलॉइड्स का जिक्र नहीं कर पाए।
ठीक है, तो पहला क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया, लेवोजियर का क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया, एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो यस। चलिए बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं बेटा डॉबेरिनियर ट्रायड का, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। डॉबेरिनियर साहब ने क्या किया, ट्रायड का मतलब होता है तीन का ग्रुप। ट्रायड का क्या मतलब होता है, तीन का ग्रुप, है ना, तीन का ग्रुप बनाया। किस बेसिस पे बनाया, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के सिमिलैरिटी के बेसिस पर। तीन का ग्रुप बनाया, किसके बेसिस पर, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के सिमिलैरिटी के बेसिस पर ग्रुप बनाया। तीन तीन का ग्रुप बनाते गए और उन्होंने ये भी देखा कि एटॉमिक वेट जो मिडिल एलिमेंट का है, मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट है वो एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के बराबर है। जो मिडिल एलिमेंट का क्या है बेटा, मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक वेट है वो एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का है। तो ये क्राइटेरिया फुलफिल हुआ तो उन्होंने ऐसे ट्रायड बनाते चले गए। जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्रायड का एग्जांपल है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अब लिथियम का मास नंबर 7 है और पोटेशियम का 39 है। तो जब इसका हमने एवरेज लिया या फिर आप मीन एटॉमिक मास कह लीजिए, जब आपने इसका एवरेज लिया या मीन एटॉमिक मास लिया तो ये कितना निकल के आया, 23, जो कि मिडिल एलिमेंट के मास के बराबर था। 39 + 7 46/2 दैट इज 23। ठीक बात है। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी सेम था और जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो मीन है वो आपके बीच वाले एलिमेंट के बराबर होगा। जैसे दूसरा ट्रायड का एग्जांपल था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन 35.5, आयोडीन इज 127 और इसको 2 से डिवाइड किया तो 81.2 आया, जो कि ब्रोमीन 80 के नियर अबाउट है। इसलिए इस तरह के एलिमेंट्स को, इन तीनों एलिमेंट्स को ट्रायड बोला गया। इस तीनों एलिमेंट को डॉबेरिनियर ट्रायड बोला गया। आई बात समझ में? क्या क्या कंडीशन था, कैसे अरेंज किया था? तो सबसे पहली बात कि सर उन्होंने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के सिमिलैरिटी के बेसिस पर तीन तीन एलिमेंट्स का क्या किया, ग्रुप बनाया। तीन तीन, जिसको उन्होंने ट्रायड का नाम दिया। उसमें उन्होंने देखा, जब ट्रायड बनाया उन्होंने तो देखा कि पहला और तीसरा का जो मीन है, फर्स्ट और थर्ड का जो मीन है मास का, वो बीच वाले एलिमेंट के बराबर आ रहा है। तो इसको उन्होंने डॉबेरिनियर ट्रायड कहा। ठीक बात है। अब जैसे इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डॉबेरिनियर ट्रायड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डॉबेरिनियर ट्रायड। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा तो हमें एक चीज बहुत ध्यान रखनी है। अब क्वेश्चन में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, है ना, आपके पास क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, ये सब दिया हुआ है। तो हमें एक बात तो तय है कि हम सबका मास तो नहीं याद रख सकते हैं। कि याद रख सकते हैं, बताओ? नहीं याद रख सकते, सबका मास हमें नहीं याद है। मैक्सिमम अगर किसी को याद होगा तो 1 से 30 तक याद करते हैं, और वो भी जरूरत नहीं है क्योंकि मास जनरली क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि इनमें से कौन सा डॉबेरिनियर ट्रायड नहीं है, तब हम कैसे पता करेंगे? हाँ, एटॉमिक नंबर हमें पूरे पीरियोडिक टेबल का याद रहता है और याद करना भी पड़ता है। एटॉमिक नंबर हमें पूरे पीरियोडिक टेबल का क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। एटॉमिक नंबर पूरे पीरियोडिक टेबल का याद रखना पड़ेगा। तो इसमें मैं एक कंक्लूजन देता हूं जिससे आप क्वेश्चन कर सकते हो, जिसको आप ट्रिक कह सकते हैं। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि अगर ये दो क्राइटेरिया फॉलो करता है, जो मैं बताने जा रहा हूं, अगर ये दो क्राइटेरिया फॉलो करता है, कौन कौन सा? पहला, कि जो एलिमेंट्स हैं जिसके बारे में पूछ रहा है कि वेदर इट इज ट्रायड और नॉट, वो सब एक ग्रुप के एलिमेंट होने चाहिए। मतलब मैं क्या कह सकता हूं, सेम ग्रुप एलिमेंट्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सेम ग्रुप एलिमेंट्स होने चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए? डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर, डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर शुड बी सेम, डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर शुड बी सेम। कंक्लूजन क्या है कि सेम ग्रुप एलिमेंट्स होने चाहिए और डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर शुड बी सेम। सेम ग्रुप एलिमेंट्स होने चाहिए और क्या होना चाहिए? डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर शुड बी सेम। डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर शुड बी क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। बात समझ आती है? तो अब चेक करें। अब हमें एटॉमिक नंबर पता है और ग्रुप पता है, क्योंकि मैंने आपको पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अच्छे से रटवा दिया है पहले लेक्चर में। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर के प्लेलिस्ट बना दिया मैंने पीरियोडिक टेबल का, लेक्चर 1 जरूर देख लीजिएगा। ठीक बच्चों, अब सुनिए, मैंने कहा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। आइए देखें सर, ये है लिथियम, सोडियम
और पोटेशियम, दिखा आपको, लिथियम सोडियम। अब लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, यानी इसका एटॉमिक नंबर है सर 3, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और इसका है 19। क्या लिथियम सोडियम पोटेशियम सेम ग्रुप एलिमेंट है? हाँ सर, ये एल्कली मेटल के ग्रुप के हैं, यानी ग्रुप नंबर 1 के हैं। तो सर सेम ग्रुप एलिमेंट्स तो क्लियर हो गया, सेम ग्रुप एलिमेंट्स क्लियर हो गया, लिथियम सोडियम पोटेशियम सेम ग्रुप एलिमेंट्स अपन का क्लियर हो गया। तो पहला कंडीशन फुलफिल। लेकिन पहले कंडीशन पे आंसर नहीं करेंगे, आपको दूसरा कंडीशन भी फुलफिल होगा, तब जाके आप कहेंगे कि वेदर इट इज डॉबरीनियर ट्रायड और नॉट। अब देखिए दूसरा कंडीशन, दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर। भाई 11 माइनस 3 हो गया कितना? 11 माइनस 3 हो गया 8, यानी एटॉमिक नंबर का डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस निकालो, 19 माइनस 11 कितना आ गया? 8, यानी डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर जो है वो भी सेम आ रहा है। डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर भी क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। इसीलिए ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसीलिए करेक्ट आंसर जो है वो ए हो जाएगा। आप बाकियों का भी घर जाकर के सॉल्व करिएगा और देखिएगा एटॉमिक नंबर के बेसिस पर कि वेदर दे बिलोंग टू ट्रायड और नॉट। आई बात समझ में? तो क्या कहा? सेम ग्रुप एलिमेंट, यस दे बिलोंग टू ग्रुप 1। कौन से ग्रुप को? यस दे बिलोंग टू ग्रुप 1 एंड डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर इज सेम, दैट इज 8। अगर ऐसा होगा तो ये डॉबरीनियर ट्रायड है। ठीक बात है, आपको अलग कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं आपके लिए एनसीईआरटी का डाटा भी लेकर के आया हूं। ये देखिए, लिथियम सोडियम पोटेशियम ट्रायड है, कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम देख लीजिए, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं किसके? ट्रायड के एग्जाम्पल्स हैं। तो आपको इस नोट्स में आपको एनसीईआरटी की भी सारी लाइंस, एनसीईआरटी के भी सारे क्वेश्चंस आपको कवर मिलेंगे। आपको इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक बात है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए। क्या है टेलीग्राम चैनल? केमिस्ट्री विथ उज्जवल पीयूष सर, ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करके रखिए। इस पे आपको ये सारे हैंड रिटन नोट्स और साथ में जो क्वेश्चन होंगे पर लेक्चर वाइज डीपीपी होगा वो मैं देने जा रहा हूं, जिसको आप सॉल्व कर लीजिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। समझ गए? एनसीईआरटी पढ़ना है, डीपीपी सॉल्व करना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, कुछ एडवांस क्वेश्चंस भी देंगे जो जेई वाले बच्चों के लिए। ठीक है, टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। चलिए अब आइए न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब डॉबरीनियर समझ आ गया सर हमको? हाँ सर, डॉबरीनियर बढ़िया से समझ आ चुका है। अब हम लोग अगले डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब न्यूलैंड साहब ने क्या किया? अब सब लोगों ने म्यूजिकल नोटेशन सुना होगा। क्या म्यूजिकल नोटेशन है? सा रे गा मा पा धा नी सा। क्या म्यूजिकल नोटेशन है? सा रे गा मा पा धा नी सा, यानी 8वां एलिमेंट फिर से सा है। देखो, सा रे गा मा पा धा नी सा, यानी 8th रिपीटेशन जो है वो फिर से क्या है? वो फिर से सा है। तो वैसा ही उन्होंने कुछ यहां खेला, कह रहे हर 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो पहले के जैसी होगी। क्या कहा? कि हर 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो किसके जैसी होगी? पहले के जैसी होगी। यानी जैसे देखिए, लिथियम बेरिलियम, ध्यान से देखिएगा बेटा, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। अब अगला आ गया सोडियम। बहुत सारे बच्चों के मन में आएगा सर फ्लोरीन के बाद तो नियॉन आता है। बहुत सारे बच्चों के मन में आएगा कि सर 8वां एलिमेंट तो नियॉन होना चाहिए। पर बच्चों उस समय तक नोबल गैस जो है वो डिस्कवर नहीं हुए थे। नोबल गैस वॉज नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। कौन से टाइम पे? न्यूलैंड साहब के समय तक नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो क्या हुआ? अब 8वां एलिमेंट देखो, जैसी प्रवृत्ति लिथियम की वैसी प्रवृत्ति सोडियम की। उसी तरह फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और फिर आया 8वां एलिमेंट पोटेशियम। समझ रहे हो? हर 8वें एलिमेंट पे जो रिपीटेशन हो रहा है उन सब की प्रॉपर्टी सेम हुई और उनको एक ग्रुप में रखा गया। ये कहा किसने? न्यूलैंड साहब। तो अंग्रेजी देख ले, अंग्रेजी क्या कहा? ही अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास एंड ऑब्जर्व दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट
प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट, ये देखो, वॉज सिमिलर टू फर्स्ट वन लाइक इन केस ऑफ म्यूजिकल वावेल नोटेशन। प्रॉपर्टी ऑफ एट्थ एलिमेंट वॉज सिमिलर टू फर्स्ट वन लाइक इन केस ऑफ क्या, म्यूजिकल वावेल नोटेशन, लाइक इन केस ऑफ म्यूजिकल वावेल नोटेशन। आई बात समझ में? तो अब इसमें लिमिटेशंस क्या है? अब लिमिटेशन ये है कि रूल सिर्फ कैल्शियम तक वैलिड था। रूल कहां तक वैलिड था? रूल सिर्फ कहा गया कि कैल्शियम तक वैलिड था। क्यों कैल्शियम तक वैलिड था? रूल सिर्फ कैल्शियम तक वैलिड क्यों था? क्योंकि कैल्शियम के बाद डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ गए। कैल्शियम के बाद कौन आ गया? डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ गए। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में अब जो रिपीटेशन पहले 8 के बाद हो जाता था वो अब 18 के बाद हो रहा है। समझ रहे हो? जैसे देखो, अगर मैं आपसे कहूं, ये अगर ध्यान से आप देखें, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, ये देखिए, कैल्शियम ये रहा भाइयों, बच्चों देखो, कैल्शियम ये रहा। अभी तक लिथियम बेरिलियम के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8वें पे सोडियम आ जाता था, लेकिन कैल्शियम के बाद ये 10 एलिमेंट और बढ़ गए। तो 8 का डिफरेंस पहले से था, 10 और आ गए डी ब्लॉक के। तो अब जो रिपीटिशन पहले 8 पे होता था वो अब रिपीटिशन किस पे होने लग गया? 18 पे, जो कि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव को फॉलो नहीं करता है। किसकी वजह से? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आने की वजह से। किसकी वजह से? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आने की वजह से। आई बात समझ में? तो वही कहता है कैल्शियम, तो क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रेजेंस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स की वजह से, किसकी वजह से? प्रेजेंस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 18 एलिमेंट्स इंस्टेड ऑफ 8 एलिमेंट्स। किसका, कितने का डिफरेंस आ गया? 18 का डिफरेंस आ गया इंस्टेड ऑफ 8 एलिमेंट। और इनर्ट गैस की डिस्कवरी के बाद तो ऐसे भी इनको खत्म हो जाना था। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस इसको ड्रॉप आउट होना था, क्योंकि आपको अभी दिखाया कि अगर फ्लोरीन के बाद नियॉन आ गया तो 8वां एलिमेंट रिपीटेशन में नियॉन होना चाहिए, ना कि सोडियम होना चाहिए। तो बोलो भाई, ये भी समझ आया क्या हमें? क्या हमें न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव भी समझ आया? यस, चलिए बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं लोथर मेयर कर्व पे। किस पे आ जाते हैं? लोथर मेयर कर्व पे आ जाते हैं। लोथर मेयर साहब ने क्या किया? इन्होंने अब थोड़ा कर्व वाला, ग्राफिकल थोड़ा रिप्रेजेंटेशन किया। पहले ही थोड़ा ये भारी वाला चीज है, क्योंकि ऐसे भी हम लोग ग्राफ ग्रूफ देख के डर वर जाते हैं, है कि नहीं? पर फिर भी इन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था। और इन्हीं को बेसिस मान करके, किसने? इन्हीं को बेसिस मान करके मेंडलीव साहब ने अपना पीरियोडिक टेबल प्रोड्यूस किया था, है ना? एनसीईआरटी कहते हैं कि साइमल्टेनियसली ये दोनों काम कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल में बेसिस है आपका क्या? लोथर मेयर का, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का। क्योंकि शुरुआती दौर में लोथर मेयर साहब ने कर्व प्लॉट किया था एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में। किसके किसके बीच में? एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में लोथर मेयर साहब ने क्या किया था? कर्व प्लॉट किया था। प्लॉटेड अ कर्व बिटवीन एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम। और ये कहा गया था कि वो एलिमेंट जिसकी सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा कर्व पर। जैसे एल्कली मेटल्स हैं, तो हर एल्कली मेटल अगर एक पोजीशन टॉप पोजीशन है तो हर एल्कली मेटल टॉप पर ही पाया गया। तो एल्कली मेटल्स कहां पाए गए? एल्कली मेटल्स पाए गए ऑन टॉप ऑफ द कर्व। यानी अब देखो, जैसे यहां पे आप देखिए, सारे एल्कली मेटल्स यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सारे एल्कली मेटल्स कहां है? टॉप पर। तो एल्कली मेटल्स कहां पाए गए? टॉप पे। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि भैया लोथर मेयर कर्व में टॉप पोजीशन पे कौन पाए गए? तो आप बोलोगे एल्कली मेटल। बॉटम पोजीशन पे कौन पाए गए? अगर आप देखें बॉटम पे, तो बॉटम पे आपको मेटालॉइड और ट्रांजिशन मेटल मिले। बॉटम पे कौन मिले? बॉटम पे मेटालॉइड और ट्रांजिशन। असेंडिंग जो है, देखिए असेंडिंग, इसको कहते हैं असेंडिंग। ये असेंडिंग है, ये जो है ना, ये असेंडिंग। चढ़ता हुआ कर्व, वहां मिला हैलोजन। चढ़ता हुआ कर्व, कर्व चढ़ रहा है जहां, वहां क्या मिला? हैलोजन। और डिसेंडिंग, जहां कर्व गिर रहा है, डिसेंडिंग पे क्या मिला? एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो टॉप पे कौन मिला? एल्कली मेटल। टॉप पे कौन आया? टॉप पे आए एल्कली मेटल। डिसेंडिंग पे कौन आया? डिसेंडिंग पर आया एल्कलाइन अर्थ मेटल। असेंडिंग पर कौन आया? हैलोजन। और बॉटम पे कौन आया? मेटालॉइड और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बॉटम पे कौन आया? मेटालॉइड और ट्रांजिशन मेटल्स। तो मैंने इसको याद किया था कि
टकली डायन, देखो इसको ऐसे याद कर सकते हो आप, टकली डायन, टकली डायन, टकली डायन, टकली डायन, टकली डायन क्या करती है? टकली डायन आज, टकली डायन आज हाल ही में, क्या? टकली डायन आज हाल ही में किसमें? बॉटल में ट्रैप, बॉटल में ट्रैप, ऐसे याद रखिए। टकली डायन आज हाल ही में बॉटल में ट्रैप, टकली डायन। अब ध्यान से देखिए बेटा, टकली डायन का क्या मतलब है? टकली डायन का मतलब समझिएगा, टकली मतलब टी से टॉप, एल्कली, एल्कली, टकली, टी से टॉप, ए से एल्कली, डी से डिसेंडिंग और ए एल्कलाइन। टकली डायन आज मतलब असेंडिंग और हेलोजन, HAL से हेलोजन, यानी असेंडिंग पर हेलोजन, और बॉटल मतलब बॉटम, और ये मेटालॉइड प्लस ट्रांजिशन। ट्रैप का मतलब मेटालॉइड प्लस ट्रांजिशन। तो ठीक है, थोड़ा है वैसा याद रखने वाला, लेकिन आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं अगर ये याद रहेगा हमेशा। टकली डायन आज हाल ही में बॉटल में ट्रैप, टकली टी से एल्कली, डायन मतलब डाई का मतलब क्या हो गया बेटा? एल्कलाइन, आज हाल यानी आ से असेंडिंग, हाल मतलब हेलोजन, बॉटल मतलब बॉटम, में ट्रैप का मतलब मेटालॉइड प्लस ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो अगर आपको ये याद रहता है टकली डायन, ये ट्रिक मैंने आपको बता दिया, अगर ये ट्रिक आपको याद रहता है तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, दोबारा इस ग्राफ को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब बात आती है यार ये इसके डिमेरिट्स क्या है? तो भैया ग्राफिकल चीज है। अब एक बात बताओ, सिंपल लॉजिक है कि बेटा जी नीचे इतने सारे, अब एक तो नहीं है मेटालॉइड और ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एक तो नहीं है, अब बहुत सारे होंगे यहां पर। अब जब बहुत सारे होंगे यहां पर तो वो क्या करेंगे? जब बहुत सारे होंगे तो वो सब याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो डिमेरिट्स यही है, इट इज नॉट इजी टू कीप इन माइंड, इट इज नॉट इजी टू कीप इन माइंड। और अगर फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज किया हमने तो उनके पोजीशंस भी चेंज हो गए। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज किया तो उनके पोजीशंस भी चेंज हो गए। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी किसी का चेंज हुआ, पता चला उसका पोजीशन चेंज हो गया, अब उस पोजीशन पे आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो गया। तो ये इनके डिमेरिट्स थे। कंक्लूजन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी कर्व पर उन्होंने कंक्लूड किया था कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, और यही बना मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का बेसिस। क्या कहा? कंक्लूजन क्या था कि इसी बेसिस पर उन्होंने कंक्लूड किया क्या कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, एंड दिस बिकेम द बेसिस ऑफ व्हाट? मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। क्लियर है? लोथर-मेयर कर्व सबको क्लियर हो गया? एक बार जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में बच्चों। लोथर-मेयर कर्व इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? जस्ट लेट मी नो इन द चैट सेक्शन फटाफट। यस, चलो बहुत बढ़िया, कमेंट करके बताना है कि हाँ समझ आ गया। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर दबा दो। ऐसे अमेजिंग कंटेंट्स आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पे। केमिस्ट्री से जुड़ी हर जानकारी, चाहे वो नीट के लिए हो चाहे जेई के लिए हो, हर जानकारी आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की। तो मेंडलीव साहब का पीरियोडिक लॉ क्या है? बचपन से रटते आ रहे हैं। क्या है भाई? कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर व्हाट? ऑफ देयर एटॉमिक वेट। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। उस समय तक कितने एलिमेंट्स जान गए थे हम लोग? उस समय तक सर एलिमेंट्स जो हम जाने थे वो था हमारे पास 63। यही बता रहा था मैं कि 63 एलिमेंट्स वेर नोन। ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू क्लासीफाई एलिमेंट्स इन सिस्टमैटिक मैनर। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लासीफाई किया था एलिमेंट्स को किसमें? सिस्टमैटिक मैनर में, मतलब हॉरिजॉन्टल रोज में और वर्टिकल कॉलम में। हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड कहा गया और वर्टिकल कॉलम को ग्रुप कहा गया। हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कहा गया? पीरियड कहा गया, और वर्टिकल कॉलम को क्या कहा गया? ग्रुप कहा गया। कितने हॉरिजॉन्टल रोज थे? तो 7 हॉरिजॉन्टल रोज थे, और जिसको हम लोगों ने पीरियड कहा, और 8 वर्टिकल कॉलम थे जिसको हम लोगों ने ग्रुप कहा। कितने? 8 वर्टिकल कॉलम थे जिसको हम लोगों ने क्या कहा? ग्रुप कहा। ठीक बात है, जरा गौर से फरमाइए। यहां पर एक चीज दिखाता हूं। जैसे आप देखें,
आज के ज़माने के हिसाब से अगर मैं आपको रिलेट कराऊं कि आज के ज़माने के हिसाब से मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल कैसा लगता, ज़रा आप गौर से देखिए। मान लीजिए आपसे कहा गया 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है बच्चों, ये देख लो। तो पहले 7 को 2 में बांटा गया। पहले 7 को किस में बांटा गया? 2 में बांटा गया। पहले 7 को 2 में बांटा गया। ठीक है, 2 में पहले 7 को क्लासिफाई किया गया 2 में। किस में क्लासिफाई किया गया? तो पहला क्लासिफिकेशन था क्या? इसको हम लोगों ने नॉर्मल एलिमेंट्स कहा। क्या कहा बेटा? नॉर्मल एलिमेंट्स कहा गया। इसको आप रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। और ये कौन होते हैं? एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, एक्सेप्ट नोबल गैस। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन होंगे? एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे, एक्सेप्ट कौन? नोबल गैस। और दूसरा हुआ बेटा क्या? ट्रांजिशन मेटल्स। दूसरा कौन हुआ? ट्रांजिशन मेटल्स हुए, यानी जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आप जिसको जानते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आप इसको जानते हैं ना। तो इसको हम लोगों ने ए और बी में क्लासिफाई किया। किसमें? ए और बी में क्लासिफाई किया। और 8th ग्रुप को उन्होंने 3 पार्ट में क्लासिफाई किया। कौन कौन से? फे को नी, यानी फिर रूठा ओसामा, कौन रहेगा इर्रेगुलर, नहीं पढ़ोगे पिटोगे। तो अब ये देखो 8th ग्रुप में कितने ग्रुप हो गए? सब ग्रुप हो गए 3, है ना। 3 सब ग्रुप हो गए, टोटल 9 एलिमेंट्स पाए गए 8th ग्रुप में। और लास्ट में जब 0 डिस्कवर हुआ तो एज इट इज आपने यहां पर रख दिया। 0 ग्रुप जब डिस्कवर हुआ लास्ट में, 0 ग्रुप क्या है? 0 ग्रुप आपका कौन सा ग्रुप? जो नोबल गैस वाला ग्रुप है। तो अब जरा देखो, 7 को आप मल्टीप्लाई करो 2 से, 7 इंटू 2 कितना हो गया? 14 प्लस 8th ग्रुप वॉज सब डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, तो +3 और +1 0 कितना हो गया? आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हैं? तो देखो सर, 14 + 3 + 1 दैट इज 18 एंड दिस इज द कोरिलेशन बिटवीन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड दैट्स व्हाई दिस टेबल बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक बात है। तो ये सब मेरे टर्म्स जो है ना, नॉर्मल क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, ट्रांजिशन क्या होता है, ये सब सम टर्म्स रिलेटेड टू पीरियोडिक टेबल अगला टॉपिक आएगा आने वाले लेक्चर्स में, तो मैं उसमें आपको बताऊंगा। आई होप आपको ये बात समझ आई है ना। तो ये आप देखिए यहां पर 1 to 7 हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज नॉर्मल एलिमेंट्स जिसको आप रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कह रहे हैं, और दूसरा आपके पास है बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट जिसको आप डी ब्लॉक एलिमेंट कह रहे हैं। एंड 8th ग्रुप जो है वो 3 कॉलम में डिवाइड हो जाता है। फिर रूठा ओसामा, कौन रहेगा इर्रेगुलर, और नहीं पढ़ोगे पिटोगे। आइए हम मेरिट्स की बात करते हैं। मेरिट्स क्या है? सिंप्लीफाइड एंड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। सबसे बढ़िया मेरिट यही है कि सिंप्लीफाइड है, सिस्टमैटिक है, टैबुलर फॉर्म में है, तो पढ़ना आसान है, याद रखना आसान है। इनका बढ़िया मेरिट था प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। नए एलिमेंट को प्रेडिक्ट किया इन्होंने और उसमें आगे ई का लगा दिया उसके जैसा। जैसे ई का सिलिकन, ई का सिलिकन को इन्होंने कहा जर्मेनियम, ई का एल्यूमिनियम उसको कहा गैलियम। ई का एल्यूमिनियम रख दिया, कहा कि आगे भविष्य में एक ऐसा एलिमेंट आएगा जो इसके जैसा होगा, और उसका नाम आगे आया, ऐसा एलिमेंट डिवाइन हुआ जो कि गैलियम था, और वो बिल्कुल किसके जैसा था? एल्यूमिनियम जैसा था। भविष्य में आएगा बोरॉन जैसा एक एलिमेंट आया जिसको स्कैंडियम कहा गया। भविष्य में आएगा एक एलिमेंट जो मैंगनीज जैसा होगा जिसको आप टेक्नीशियम कहते हैं ना। तो ऐसे जगह छोड़ दिया था उन्होंने, स्पेस छोड़ दिया था, और कहा कि भविष्य में ऐसे एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे जो इसके जैसे होंगे और यहीं रखे जाएंगे। ये इनके टेबल का एक बहुत खास बात थी, है ना। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो मैंने इसको ऐसे याद रखा था, आप भी इस ट्रिक को याद कर सकते हैं। क्या बेटा? सीता गीता, सीता गीता, ध्यान से सुनिए, सीता गीता से अलग, से अलग, अलग, अलग मतलब एल्यूमिनियम और गैलियम। सीता गीता से अलग, बीएससी नहीं, बीएससी नहीं, सीता गीता से अलग बीएससी नहीं, क्या? एमटेक है, एमटेक है। सीता गीता से अलग बीएससी नहीं, एमटेक है। यानी सी जी, यानी सीता, सी इज सिलिकन, गी इज जर्मेनियम। अलग, एल इज एल्यूमिनियम, जी इज गैलियम।
बोरॉन BSc, B.Sc, SC स्कैंडियम, B से बोरॉन, SC स्कैंडियम नहीं, M से मैंगनीज और टेक से टेक्नीशियम। और एक खास बात मैं आपको बता दूं बच्चों, आपको ये ट्रिक याद हुआ क्या, बताइए जल्दी से। ये देखो, इस तरह से अगर आप ट्रिक के फॉर्म में याद रखेंगे ना तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, आपको वो एक बार बार रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए? तो क्या बोला मैंने, सीता गीता से अलग BSc नहीं एमटेक है। सीता गीता से अलग BSc नहीं क्या है, एमटेक है। और आपको पता है टेक्नीशियम क्या है बेटा, टेक्नीशियम इज योर फर्स्ट सिंथेटिक मैन मेड एलिमेंट। टेक्नीशियम आपका पहला सिंथेटिक मैन मेड एलिमेंट है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच वाज द फर्स्ट सिंथेटिक मैन मेड एलिमेंट, तो फर्स्ट सिंथेटिक मैन मेड एलिमेंट वाज टेक्नीशियम। ठीक है, फिर इन्होंने करेक्ट किया कुछ डाउटफुल एटॉमिक मास को। ज्यादातर जो किताबों में लिखा है दैट इज बेरिलियम, लेकिन हो सकता है आपसे पूछ ले कि कौन कौन से डाउटफुल एटॉमिक मास करेक्ट किए गए, तो यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, गोल्ड और प्लैटिनम। तो आप इसको याद कर सकते, यू बी इन आर प्लैनेट। कैसे याद रख सकते, ट्रिक क्या है इसका, यू बी इन आवर प्लैनेट, यानी अगर मैं हिंदी में कहूं आप हमारे गोले पर रहें। गोला समझते हो ना, हम धरती गोले पे हैं, कोई दूसरे गोले से होगा, है ना। किसी बहुत ज़्यादा कोई खूबसूरत होता है तो उसको देख के ऐसे कहते हैं ना कि यार तुम तो इस गोले के नहीं लगते हो, तुम लगते हो किसी दूसरे गोले के हो। तो वैसे ही किसी खूबसूरत इंसान को अगर आप अपने गोले पर रखना चाहते हैं, अपने साम्राज्य में शामिल करना चाहते हैं, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि आप हमारे गोले पर रहें। यू बी इन आर प्लैनेट, किसमें, आप हमारे गोले पर रहिए। इससे आपको देखो सारे एलिमेंट्स कवर हो गए। यू बी इन आर मतलब AU और PT मतलब प्लैटिनम। ठीक है, और जब बच्चों नोबल गैस डिस्कवर हुआ, अगला देखिए, जब नोबल गैस डिस्कवर हुआ तो बिना किसी तकलीफ के उनको एक जगह प्लेस कर दिया गया। नोबल गैस व्हेन डिस्कवर्ड, वो वहीं रह गए, उनको कोई भी टेंशन नहीं हुआ। ठीक बात है। तो ये तो बात हो गई मेरिट्स की। तो अब जहां मेरिट्स हैं, जहां अच्छाइयां हैं, वहां बुराइयां भी हैं, है ना। ऑब्वियस सी बात है, नहीं तो सब क्या हो जाएंगे, कभी कभी फीलिंग आ जाए कि अपुनिच भगवान है ना। तो मेंडलीव साहब का डिमेरिट क्या था कि हाइड्रोजन का पोजीशन फिक्स नहीं किया इन्होंने। हाइड्रोजन का पोजीशन फिक्स नहीं किया गया, आइसोटोप्स को डिफरेंट पोजीशन नहीं दिया गया। अब आइसोटोप्स कहां से आ गया सर इसमें, तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स आर एटम ऑफ सेम एलिमेंट। क्या होते हैं वो, आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ same element having same atomic number but different mass number। different क्या, different mass number। एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो। अब मेंडलीव की सारी कहानी ही मास पर है। मेंडलीव साहब की सारी कहानी किस पर है, मास पर है। मेंडलीव साहब की सारी कहानी किस पर है, मास पर है। और अगर मास डिफरेंट है तो हर डिफरेंट, मान लीजिए हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, H1, H2, H3, मतलब प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। तो इसका मतलब मुझे तीनों हाइड्रोजन को अलग अलग जगह देना पड़ेगा, क्योंकि मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में मेंडलीव साहब ने पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया था। मास के इंक्रीजिंग, यानी हाइड्रोजन एक एलिमेंट, फिर हाइड्रोजन 2 एक एलिमेंट, हाइड्रोजन 3 एक एलिमेंट, मतलब प्रोटियम एक एलिमेंट, ड्यूटेरियम एक एलिमेंट, ट्रीटियम एक एलिमेंट। इस तरीके से अरेंज करना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं था और ऐसा उन्होंने किया भी नहीं। इसीलिए यह भी एक डिमेरिट था कि सेपरेट पोजीशन नहीं दिया गया आइसोटोप्स को, जबकि पूरा पीरियोडिक टेबल मास पे ही डिपेंड करता है। फिर उन्होंने कुछ अपनी मनमानी भी करी। क्या मनमानी करी कि इनकरेक्ट पोजीशन दिया वेरियस एलिमेंट्स को। इनकरेक्ट पोजीशन दिए गए, इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास। मतलब देखो, पीरियोडिक टेबल मेंडलीव का क्या था कि बढ़ते हुए क्रम में, मास के बढ़ते हुए क्रम में एलिमेंट्स अरेंज करेंगे। क्या, मास के बढ़ते हुए क्रम में एलिमेंट्स अरेंज करेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। कुछ जैसे आर्गन और पोटेशियम। अब आर्गन 39.9, इसका मास ज्यादा है, फिर भी पहले रख दिया गया पोटेशियम से जिसका 39 था। टीई टेल्यूरियम जिसका मास 127.6 था, ज्यादा था, उसको पहले रख दिया आयोडीन से। उसी तरह थोरियम 232 पहले आ गया 231 से।
उसी तरह कोबाल्ट 58.9 पहले आ गया 58.6 से, और जब पूछा गया तो कहा गया हम प्रॉपर्टीज के बेसिस पे रख रहे हैं, मास के बेसिस पे नहीं रख रहे हैं, और फिर से डिमेरिट हुआ क्योंकि तुमने क्या कहा, तुमने कहा कि भैया मास के बढ़ते हुए क्रम में एलिमेंट अरेंज होंगे, और तुमने किया नहीं, अपने कहे पे आप रहे नहीं, तो फिर क्या हो गया, आप फ्लॉप हो जाएंगे, आप फेल हो जाएंगे। अगर आपने कह दिया कि नहीं आज 3 घंटे पढ़ेंगे, और घर जाके जब यहाँ क्लास में सर के सामने तो कह दिया, मेरे सामने कह दिया नहीं भैया आज तो मैं 3 घंटे पढ़ूंगा, घर गए खाना बढ़िया मिल गया, बढ़िया जो आपको पसंद है मटर पनीर या चिकन, जो नॉनवेज जो पसंद है आपको मिल गया, आपने खाया, सोचा कि ओहो बहुत ज़्यादा खा लिया, थोड़ा सो लेते हैं, सो के उठे तो लेट हो गया, जब तो 3 घंटे पढ़ नहीं सकते हैं, थोड़ा टीवी भी देखना है, थोड़ा बतियाना भी है ना, थोड़ा वॉक पे भी जाना है, नेटफ्लिक्स भी देखना है, इंस्टाग्राम पे चलाना, इतने सारे काम है, उसमें कहाँ से 3 घंटे निकलेंगे। तो फिर आप काम नहीं करोगे तो फ्लॉप हो जाओगे, फिर फेल हो जाओगे, वहीं पे फेल हो जाते हैं, है ना। तो कमिटमेंट है कि हमें पढ़ना है रोज इतने घंटे, तो पढ़ना है, नहीं पढ़ेंगे तो रीति चली आ रही है, जो नहीं पढ़ेगा वो फेल होगा, है ना। तो बस हमें पता सब कुछ है, लेकिन हम लोग वो करते नहीं है। क्या कहते हो, सही बात है। चलिए अब कहता है कुछ लाइक एलिमेंट्स को, अब तुमने कहा कि भैया एक जैसे एलिमेंट को एक ग्रुप में रखो, दूसरे भिन्न भिन्न प्रकार के एलिमेंट को भिन्न भिन्न ग्रुप में रखो, लेकिन तुमने किया क्या, कुछ लाइक एलिमेंट्स को डिफरेंट ग्रुप में रख दिया, अनलाइक एलिमेंट को सेम ग्रुप में रख दिया। जैसे आपने ग्रुप 1 को 2 कैटेगरी में बांटा, एक नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव, एक ट्रांजिशन। अब जरा ध्यान दीजिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये दिखा। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम को तुमने रखा, ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, है ना। इनकी मेल्टिंग पॉइंट वगैरह कम होती है, बॉइलिंग पॉइंट कम होती है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, है ना, बहुत रिएक्टिव होता है। अभी आपको पता होगा सोडियम वगैरह को हम लोग किसमें रखते हैं, केरोसिन ऑयल में रखते हैं, लिथियम को पैराफिन वैक्स में रखते हैं, है ना, क्योंकि वो लाइट होता है। तो ये सब बहुत रिएक्टिव, इसलिए इसको हम लोग इस तरीके से स्टोर करते हैं। ये सॉफ्ट होते हैं, कैन बी कट विद नाइफ, ये सब प्रॉपर्टीज आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, ठीक बात है। और दूसरा जो 1B है, दैट इज आपका ट्रांजिशन, उसमें आपने रख दिया CuAgAu, यानी कॉपर, गोल्ड, सिल्वर। अब ये कॉइनेज मेटल्स है। कॉइनेज मेटल्स मतलब इनसे पहले के जमाने में क्या बना करता था, सिक्के बने करते थे। ये हार्ड होते हैं, इनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत अधिक होती है, इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, है ना। तो कॉइनेज मेटल्स, अब आप देखो कि दोनों प्रॉपर्टीज बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है। अगर मैं इसकी बात करूं और इसकी बात करूं तो दोनों प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है। स्टिल दे आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप, दैट इज 1। स्टिल दे आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप, दैट इज 1। तो इसीलिए ये अपने कहे पे नहीं रहे, इसलिए फ्लॉप हुए। अब जिनकी प्रॉपर्टी सेम है उनको डिफरेंट में रख दिया। अच्छा, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आपको एक बात बताऊं कि जैसे जैसे इंसान बेईमान होता गया, सिक्के अपने रूप को बदलते गए। जैसे पहले के ज़माने में, राजा महाराजा पहले के ज़माने में इंसान जो था वो इतना ज़्यादा बेईमान नहीं था, तो सोने के अशर्फियाँ हुआ करती थी, सोने के सिक्के हुआ करते थे। नहीं कि किसी को, राजा को बेटा हुआ, उसने ऐसा चेन वेन निकाला, इतना सारा शर्फिया उठाई, दे दो जाओ, मतलब उस समय ये इज्जत थी सोने की। समय आगे बढ़ा, थोड़ा और बेईमान हुआ इंसान, तो ठीक है, लोगों ने कहा कि चलो फिर अब हम चांदी के सिक्के बना लेते हैं। थोड़ा और बेईमान हुआ तो कॉपर के सिक्के आ गए। अब तो पता ही, कलयुग में तुम देख लो, कागज है, कह दिया कि यही है सब कुछ कागज पे। अब तुम आगे देखो, अब आगे का जमाना है भी नहीं, कह रहे हैं कि है। जैसे कौन सा कॉइन्स जो आ रहे हैं, डिजिटल कॉइन्स जो है, कह रहे है, कह दिया हमने तो है, हमारे पास हाथ में फील नहीं हो रहा है, बस कह दिया कि है। तो ये क्यों हो रहा है, इंसान बेईमान होता जा रहा है, तो सिक्के बेचारे, पहले सोना, फिर चांदी, फिर कॉपर, फिर कागज, और फिर आगे वही डिजिटल कॉइन्स। क्या कहते हो, है ना। तो चलिए खैर, ये सब तो ऐसे मजे लेने के लिए कहा था मैंने। तो ये, लेकिन इनकी डिमेरिट्स थी। क्या डिमेरिट्स थी, ये डिमेरिट ये था कि भैया जो डिफरेंट टाइप्स के, उनको तुमने एक ग्रुप में रख दिया। अब जो सेम टाइप के, जैसे गोल्ड और प्लैटिनम, इनको तुमने डिफरेंट ग्रुप में डाल दिया। प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप बट हैव सेम प्रॉपर्टी, इनकी प्रॉपर्टी सेम है, फिर भी तुमने इसको डिफरेंट ग्रुप में डाला हुआ है। प्रॉपर्टी क्या सेम है कि ये लेस रिएक्टिव, ये ऑर्नामेंटल एलिमेंट्स हैं, इनसे बढ़िया बढ़िया गहने वहने बनते हैं, ये दोनों रिएक्ट नहीं करते हैं HNO3 से। अब इनकी प्रॉपर्टी सेम है, पर तुमने डिफरेंट में रख दिया। पहले वाले में लिथियम और कॉपर की प्रॉपर्टी डिफरेंट थी, तुमने सेम ग्रुप में डाल दिया। इस बात को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि काहे तुमने ऐसा किया है, तो ये फिर से मेंडलीव साहब की डिमेरिट्स हो
हो गई। तो आई होप आपको मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल भी समझ आ गया होगा। यस, तो एक बार चैट बॉक्स में बता दो कि हाँ सर समझ आ गया है, फिर हम लोग आज जो भी पढ़ा है उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक बात है, जो आज हमने पढ़ा है वो उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए तो आइए, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट फॉलोज न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल? इनमें से कौन सा सेट न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल को फॉलो करता है? तो आप वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं कि सर इनमें से आप देखें ये सब हैवी एलिमेंट्स है, ये सब हैवी एलिमेंट्स है, ये सब हैवी एलिमेंट्स है, कैल्शियम के बाद वाले हैं। ये देखिए अप टू कैल्शियम वैलिड होता है। कहाँ तक वैलिड होता है? अप टू कैल्शियम वैलिड है, इसीलिए ये फॉलो करेगा न्यूलैंड्स के ऑक्टेव रूल को। ठीक बात है। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच? ई का सिलिकॉन बेरिलियम दिया हुआ है, ई का मैंगनीज टेक्नीशियम दिया हुआ है, ई का एल्यूमिनियम गैलियम दिया हुआ है, ई का स्कैंडियम बोरॉन दिया हुआ है। करेक्ट मैच तो सीता का गीता होगा। सीता गीता तो गलत है ये। ई का मैंगनीज एमटेक, हाँ ये सही है सर, सी सही है। एल्यूमिनियम का गैलियम सही है सर। ई का स्कैंडियम का बोरॉन, नहीं बोरॉन का स्कैंडियम होगा, उल्टा लिखा हुआ है तो ये भी गलत है। क्या सही हुआ? बी और सी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आई होप आप सब लोगों ने सही किया होगा। यस, अब आ जाइए। एलिमेंट्स विच ऑक्यूपाइड पोजीशन इन लोथर मेयर कर्व ऑन द पीक। वो एलिमेंट जो पीक पे ऑक्यूपाई कर रहा हो लोथर मेयर कर्व पे, वो कौन है? तो सर पीक पे टॉप टकली डायन, आज हाल ही में बोतल में ट्रैप टकली डायन है। टॉप पे एल्कली यानी एल्कली मेटल। एल्कली मेटल्स होते हैं हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, इनके पास लार्ज एटॉमिक वॉल्यूम होता है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और आप लोगों के लिए बेटा लास्ट क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, और होमवर्क क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आंसर इन कमेंट बॉक्स। कल मैं इसको आपको डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिस्कस करूंगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक बात है। तो आर्गन, पोटेशियम, टेल्यूरियम, इंडियम, कोबाल्ट, निकल या एल्यूमिनियम सिलिकॉन, कौन सा एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट है मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आई होप यू एंजॉय टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ऐसे अमेजिंग कंटेंट आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। खूब सारा हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आप सब लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।